कैसरगंज रुक कर लेते हैं। बारामूला के बाद, कश्मीर के बाद सीधे यूपी लेकर चलते हैं, वहां पर भी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। किस तरह का माहौल है हिमांशु, जरा तस्वीरें दिखाइए, लोगों से बातचीत भी कीजिए। देखिए बिल्कुल चित्रा, आपसे कुछ देर पहले जो है करण भूषण शरण सिंह, जो बृजभूषण शरण सिंह के बेटे हैं, उनको बीजेपी ने यहां से मैदान में उतारा और यहां पर इसी बूथ पर जो है अब बृजभूषण शरण सिंह लगभग 9 बजे के करीब जो है अपना मतदान करने के लिए पहुंचेंगे। एक चीज उत्तर प्रदेश में ये है कि बृजभूषण शरण सिंह का जो दबदबा है वो देवी पाटन क्षेत्र में है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काटा तो उनके पुत्र को जो है यहां से उम्मीदवार बना दिया। बीजेपी इस बात को बहुत भली भांति जानती थी कि अगर इन तमाम आरोपों के बावजूद अगर बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काटा गया और उनके परिवार में से किसी को नहीं दिया गया तो इस क्षेत्र में उनका नुकसान हो सकता है। चाहे वो गोंडा हो, केसरगंज हो, बहराइच हो, बाराबंकी हो या अयोध्या और बस्ती, इन सीटों पर बृजभूषण शरण सिंह का जो है वो खासा प्रभाव है और भारतीय जनता पार्टी इस बात को भली भांति जानती थी। और जिस तरीके से एक कहा भी जा रहा है कि राजपूत जो है वो नाराज है और इसी के चलते हुए जो है वो बृजभूषण शरण सिंह की टिकट तो काटी गई लेकिन उनके ही परिवार में जो है। मैं लौट हूं आपके पास। ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम इस वक्त पहुंचे हुए हैं वोट डालने के लिए अपने परिवार के साथ। वोट डालने के बाद की ये तस्वीरें हैं वो दिखा रहे हैं, अमिट स्याही का निशान अपने हाथ पर लगाकर। आपको बताते चले कि रायबरेली अमेठी में खासतौर से इनको लगाया गया था क्योंकि वहां पर ब्राह्मण मतदाता काफी बड़ी तादाद में है। पूरी ताकत लगाकर ब्रजेश पाठक ने झोंकी हुई थी। हालांकि वैसे तो उत्तर प्रदेश की ही जिम्मेदारी है, लेकिन सुबह सुबह देखिए अपने परिवार के साथ लखनऊ में जब वोट डालने के लिए पहुंचे तो ये तस्वीरें। संजय जी, मैं चाहूंगी एक टिप्पणी जल्दी से। देखिए, ये एक तरह से रिवाज है, जब बड़े बड़े नेता आते हैं अपना वोट डालने के लिए तो परिवार के साथ आते हैं। एक संदेश देने की कोशिश की जाती है कि भाई जिस बात की चर्चा सुबह से हो रही है और आज 5वें दौर का मतदान है, 4 दौर में भी हमने यही सुना था कि पहले मतदान करें फिर जलपान करें और इस बात की चिंता जताई गई है पिछले 4 चरणों में। हालांकि मतदान प्रतिशत बहुत तो नहीं गिरा लेकिन इस बात की चिंता हमेशा जताई गई कि लोग जितना मतदान प्रतिशत होना चाहिए उतना नहीं हुआ। इस हिसाब से सारे नेताओं को और फिल्म स्टार भी आज दिखा रहे थे आज तक पे जो लोग वोट कर रहे हैं। तो यही सारा प्रयास यही है कि लोगों को उत्साहित किया जाए, लोगों को प्रोत्साहित किया जाए कि आज मतदान का दिन है और आकर के अपना वोट जरूर डालें। और लखनऊ लेकर चलेंगे कुमार अभिषेक हमारे साथ हैं, नेहा बातम भी मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ी हुई है। नेहा, अगर आपको आवाज मिल रही हो, ब्रजेश पाठक पूरे परिवार के साथ मतदान करने के लिए पहुंचे और मतदान के बाद अपनी उंगली पर लगी हुई स्याही का निशान दिखाकर वो लोगों को भी कम से कम उत्साहित कर रहे हैं। चलिए नेहा के पास मैं चलूंगी, समर्थ के पास चलते हैं। पीछे आप देख पा रहे हैं कितनी खूबसूरती से पोलिंग बूथ को सजाया गया है, लेकिन ये जो पोलिंग बूथ की खूबसूरती है वो लोगों को वहां तक पहुंचा पा रही है या फिर नहीं? समर्थ, क्या स्थिति है अमेठी की? चित्रा, देखिए पोलिंग बूथ तो सजा हुआ है, लोग भी यहाँ आ रहे हैं। हालांकि धूप जैसे ही यहाँ निकली है तो कुछ मैं देख रहा हूँ संख्या जरूर कम हुई है। जो तस्वीर मैंने आपको 1 घंटे पहले करीब दिखाई थी सुबह की, वैसी तस्वीर तो नहीं है, लेकिन पोलिंग स्टेशन में पूरी कोशिश की गई है। जिस तरह से पूरे पोलिंग स्टेशन को सजाया गया है, आप अगर तस्वीरें देखें तो ऊपर से लेकर नीचे तक, चाहे जिस तरह के टेंट्स लगाए गए हों, जिस तरह के बलून्स लगाए गए हों। हालांकि कुछ है मतदाता जो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर आए हुए हैं, काफी बुजुर्ग हैं और काफी जो यंगस्टर्स हैं, मुझे लग रहा है कॉलेज के बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ये सब भी देखिए यहाँ पर आए हुए हैं। बुजुर्ग हैं, महिलाओं का भी एक अलग लाइन है, कैमरा में संजय आपको दिखाएंगे। ये महिलाओं की भी एक लाइन है जो आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो यहाँ पर आप देखिए आए हुए हैं। बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं और सारी व्यवस्थाएं इस तरह से यहाँ पर की गई हों। सब जो है चुनाव चिन्ह जो है कहीं ना कहीं उस पर अपना जहां उनको लगाना है वहां लगा रहे। महिलाएं आई हैं बड़ी संख्या में, ग्रामीण इलाका है ये, तो महिलाएं जो है वो बढ़ चढ़कर वोट करें। सवाल ये है कि महिला वोटर जो है वो जा किधर रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अमेठी के समीकरण मैंने बताए थे कि सबसे ज्यादा यहाँ ओबीसी है और उसके बाद दलित है, लेकिन शायद जो जातीय समीकरण है उनमें कहीं ना कहीं इस पूरे चुनाव में जो महिला वोटर है या जो महिला समीकरण है वो भी हावी होता दिख रहा है। महिलाएं इस पूरे चुनाव में चाहे हिंदू समुदाय से हो चाहे मुस्लिम समुदाय से हो, वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। और ऐसा नहीं कि यहाँ देखा गया है, जो आलू बेल्ट में जब चुनाव होता है तो वहां भी वही तस्वीर देखी गई, अब यहाँ भी वही तस्वीर देखी जा रही है, जहां बुजुर्ग भी हैं, यूथ भी है, लेकिन महिलाओं की कतार जो है ना वो अलग है। आप एक बार देखिए महिलाएं यहाँ पर, जितना मैं देख पा रहा हूँ कम से कम तो 10 महिलाएं मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, 3-4 लगभग 10 महिलाएं बाहर हैं और सामने अगर आप देखेंगे तो 12 पुरुषों की लाइन कम से कम यहाँ पर लगी हुई है। तो महिलाओं का जो यहाँ पर आना है वो संख्या है, वो उसमें बढ़ोतरी देखी गई है और शायद आंकड़े जब पूरी तरीके से इलेक्शन कमीशन द्वारा निकलेंगे तब तस्वीर महिला वोटर को लेकर ज्यादा साफ होगी। अब महिला मतदाता किसकी बन रही है भाग्य विधाता, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन 2019 में भी
आपको बताते चले कि पुरुषों के मुकाबले जहां 44% उनकी हिस्सेदारी थी, 46% महिलाओं ने वोट किया था। उम्मीद यह है कि इस बार यह आंकड़ा और ज्यादा बढ़ेगा। महिलाओं के साथ मौसमी मुस्कुराती हुई नजर आ रही है। मौसमी, आप रायबरेली में मौजूद हैं, वहां पर महिलाओं से बातचीत कीजिए, क्या है उनका मिजाज? बिल्कुल चित्रा, आप वहाँ पे मुस्तैद और हम यहाँ पे डटे हुए हैं, तो महिलाओं का दमखम वोटरों में भी देखने को मिल रहा है। और मैं इसीलिए मुस्कुरा रही थी क्योंकि समर्थ भी उसी का जिक्र कर रहे थे। और यहाँ पे देखिए, मैंने कई चरण यूपी में भी कवर किए, लेकिन जो उत्साह मुझे रायबरेली में दिख रहा है, लगभग 9-10 बजे तो मतलब कि मामला बहुत डाउन हो जाता था गर्मी की वजह से। पर ये देखिए, आप सब लोग ने वोट डाल दिया, दिखा दीजिए स्याही का निशान। वोट डाला कि नहीं? कौन कौन उम्मीदवार है? राहुल गांधी और दिनेश पार्टी से? कौन पार्टी से वो? की राहुल गांधी कौन सी पार्टी से? कांग्रेस से, और दूसरे उम्मीदवार? भाजपा से वो कौन है, नाम? दिनेश सिंह। और तीसरी पार्टी कोई है? तीसरी पार्टी हमका नहीं पता। 2000 का पता मुद्दा है क्या बस। है? तो सब लोग को अपील करेंगे कि वोट डालें आके। हाँ, वो ढेला मतलब नहीं। मौसमी, मुद्दे की हम बात कर पाए। मैडम बताइए, मुद्दा क्या है? महिलाओं के लिए पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं। जी मौसमी, मुद्दा क्या है? बच्चों के लिए रोजगार चाहिए और जो सुविधाएं होती है जनरल, वो सब चाहिए। और क्या रोजगार कुछ? आप कह रही हैं? हाँ, रोजगार मेन है बच्चों के लिए। बच्चे ही भविष्य हैं। बच्चों के लिए मतलब आप कह रही हैं, हाँ बच्चों के लिए। हाँ, बच्चे ही भविष्य। आपके लिए क्या मुद्दा है? हमें लगा कि आप लोग गृहस्थी की बात करेंगे, पर आपको लगता है कि रोजगार मजबूत होना चाहिए। रोजगार हो, अच्छे हॉस्पिटल हो डिफेंस वालों के लिए, विशेष रोजगार हो, अच्छे हॉस्पिटल हो डिफेंस वालों के लिए, विशेष कोई सुविधा हो। रिटायर होके आते हैं तो उनके लिए कोई विशेष सुविधा नहीं समझ में आती है। अम्मा, आपके लिए क्या है? आपके लिए मैडम क्या मुद्दा है? रोजगार होना चाहिए। तो रोजगार देखिए, महिलाएं यहाँ पे सब होम मेकर्स हैं चित्रा, और वो भी अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहती हैं, जो हम लोग ने डिस्कस किया था पहले भी। एक कहावत है अमेठी में कि जो ना हो अमेठी में ऊसर, तो देवता तो राजा हो देव का दूसर। तो ये ऊसर वाला इलाका माना जाता था और कहा जाता था कि जो ऊसर की खेती को बदल के यहाँ पे रोजगार लाए और खुशहाली लाए, उसी का परचम लहराता था। तो अब देखना होगा क्या होता है 4 तारीख को। यकीनन अमेठी और रायबरेली सभी की निगाह टिकी हुई है। अमेठी में 25 साल के बाद ऐसा हो रहा है जब गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनावी मैदान में नहीं है। रायबरेली से राहुल गांधी का क्या होगा भविष्य, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। आप कुछ कहना चाह रहे हैं संगीत रागी जी? कुछ हैरान है किसी बात पर आप? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल आपने सही कहा है कि अमेठी जो है, अमेठी तो भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। रायबरेली में भी कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत मुश्किलें हैं, कोई आसान रास्ता नहीं है। मैं फिर वो कह रहा हूँ, मनोज पांडे और अदिति सिंह, यदि इनके समर्थन यदि पूरी तरीके से आते हैं, क्योंकि ये पहले कांग्रेस से आए थे और अदिति सिंह का जो अभी के कैंडिडेट हैं उनके साथ बहुत अच्छा पारिवारिक रिश्ता नहीं रहा है और इसलिए वो कैंपेन में भी नहीं गई हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा है पासी समुदाय का वहाँ पर, जो पासी समुदाय जो सामान्यतः कांग्रेस पार्टी को वोट करती थी और बीएसपी के साथ रहती थी, और यहाँ लेकिन रायबरेली में उनका वोट लगभग कांग्रेस पार्टी को जाता है। इस बार उनका स्वर जो है वो बदला हुआ है। पिछली बार यदि आप देखेंगे 2019 का चुनाव यदि देखेंगे और 2014 में चुनाव देखेंगे, समाजवादी पार्टी के बीएसपी के दोनों के समर्थन के बावजूद भी 3.5 लाख से 1.5 लाख पर आ गया, यानी कि 2 लाख का अंतर जो है भारतीय जनता पार्टी ने कम किया था। ठीक है, इसलिए रायबरेली से यदि राहुल गांधी हार जाते हैं तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। आशुतोष जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैंने इंटरव्यू किया था बनारस में, उसमें भी वो कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं आएगी। 4 तारीख को ही पता चलेगा कि सुपड़ा साफ होगा या नहीं साफ होगा। अब प्रधानमंत्री जी ये तो नहीं कहेंगे कि उनकी पार्टी हार रही है। एक बार ये सवाल लालू यादव से पूछा गया, चुनाव हार गए वो, कि आपने तो कहा था हमें इतनी सीटें आएंगी, बोले तो चुनाव के दौरान क्या मैं ये बोलूं कि मैं हारने के लिए लड़ रहा हूं? तो प्रधानमंत्री जी ये थोड़ी बोलेंगे कि हम हारेंगे, या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या उनके समर्थक लोग थोड़ी कहेंगे राहुल गांधी जीत रहे हैं, वो तो बोलेंगे राहुल गांधी हार रहे हैं। सच्चाई क्या है, आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के अंदर एक अंडरकरंट है। अब वो अंडरकरंट किस हद तक प्रभावी होता है, समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी को जिस चुनाव के शुरुआत में जिस तरीके से हल्के में लेने की जो कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की, या विपक्ष को जिस तरीके से हल्के में लेने की कोशिश की, उसका नतीजा आज ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी न केवल उत्तर प्रदेश के अंदर बल्कि देश के स्तर पर भी संघर्ष करती हुई दिखाई पड़ रही है।
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है, जीत रही, संघर्ष करती हुई दिखाई पड़ रही है। और नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी टीम को ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही कि आखिर जो माहौल जनवरी के महीने में था या फरवरी की शुरुआत में था, आज उस माहौल में इतना बदलाव क्यों है। तो उस समय राम मंदिर का उद्घाटन ही हुआ था। चित्रा जी, अंडर करंट जो है ना, ये हमको आज तक समझ में नहीं आया है कि कुछ ही लोगों को अंडर करंट क्यों ये दिखता है। दूसरी बात, आप तमाम जिन लोगों को, ये जो सेफोलॉजिस्ट हैं, 2019 का बयान हमें सोच रहे थे, रास्ते में जब आ रहे थे आज तक के स्टूडियो के लिए, तो मुझे क्लिपिंग्स लेकर के आने का भूल गया मैं। जितने ये सब थे प्रोपेगेंडिस्ट, सब ने कहा था 2019 में भारतीय जनता पार्टी हार रही है। नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन सभी लोगों ने, अखिलेश यादव से लेकर के जो है कांग्रेस पार्टी, कुछ लोग तो ऐसे लोग भी थे जिन्होंने घोषणा कर दी थी कि भारतीय जनता पार्टी जो है 160 आ रही है, इससे ज्यादा नहीं आ रही है। चित्रा, ये वही लोग थे, वही प्रोपेगेंडिस्ट थे जो लगातार कह रहे थे कर्नाटक के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी की आंधी नहीं, सुनामी आ रही है। क्या हुआ? तो प्रोपेगेंडिस्ट इधर भी कम नहीं है, भारी संख्या में है।